नमस्कार, मैं भौतिक विज्ञान पर प्रवक्ता हैप्पी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स प्रारंभ करना आज से शुरू करेंगे। तो फिजिक्स में प्रारंभ करते समय हमें इस बात को जानना बहुत आवश्यक होता है कि हमें पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ाई करें, कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे हमारा बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आ सके। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो 14 चैप्टर हैं हमारे फिजिक्स में, उसमें किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न हमारे परीक्षा में आता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपको लिखा है, यहाँ पर 70 अंक लिखा हुआ है। तो यह आपके बोर्ड परीक्षा में जो है आएगा, यह थ्योरी में आपके क्वेश्चन है। और यह जो 30 नंबर आप देख पा रहे हैं, यह प्रैक्टिकल का होता है। और यहाँ पर देखें, हमने जैसे बताया कि इसमें 14 अध्याय होते हैं आपकी 12वीं के फिजिक्स में, तो ये 14 अध्याय दिखाई दे रहा है। तो देख पा रहे हैं कि 70 नंबर आपको थ्योरी में मिलेंगे और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा, जिससे आपका टोटल कितना नंबर पाता है, 100 नंबर हो जाता है। हम फिजिक्स पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 95 प्लस देखें। हमारा 95 प्लस का लक्ष्य होना चाहिए। अब हम 90 प्लस कैसे पा सकते हैं, 95 प्लस कैसे पा सकते हैं, ये इसके लिए हमें जो सभी 14 अध्याय दिए गए हैं, उन सभी 14 अध्यायों में कौन कितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो हमें पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके सभी 14 अध्यायों का देखते हैं कि कौन अध्याय सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम अध्याय लिखा है, अध्याय फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो अध्याय है, उसमें देख रहे हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में लिखा है 7 से 8 अंक। ये 7 से 8 अंक आपके पेपर में आएगा। और यह चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर मुख्य विषय बिंदु दिया है, जैसे विद्युत आवेश दिया है, आवेश संरक्षण का नियम दिया गया है, कूलाम का नियम है, जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला मध्य है, जिसको आपको पता भी होगा। आप लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटे R²। यह आपको पता होगा कि यह कूलाम का नियम है। तो ये भी हमको पढ़ना होता है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है, विद्युत क्षेत्र रखाए हैं, वैद्युत द्विध्रुव आपको दिया गया है। तो ये भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में पहले चैप्टर में जो 7 से 8 अंक पूछे जाएंगे, उसमें से लगभग 5 अंक के तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही गॉस प्रमेय से ही हो जाते हैं। गॉस प्रमेय जो होता है, अनुप्रयोग नंबर 1, अनुप्रयोग नंबर 2 और अनुप्रयोग नंबर 3, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको लिखा भी है परीक्षा विशेष सलाह, यहाँ पर लिखा है गॉस का प्रमेय और उनके अनुप्रयोग। तो ये परीक्षा में के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप इसे जरूर अच्छे तरीके से पढ़ें और बोर्ड परीक्षाओं में इसे अच्छे तरीके से देख भी लें। इसके बाद हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे। जैसे हमारा यहाँ पर चैप्टर दिया है वैद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक शब्द जुड़ा है जिसको देख रहे हैं कि स्थिर है। तो याद रखेंगे कि जो अध्याय 1 है और अध्याय 2 है, यह इकाई फर्स्ट के तहत आते हैं एनसीईआरटी में। और इस इकाई फर्स्ट का जो नाम होता है वो होता है स्थिर वैद्युतिकी। इसका नाम क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब यह होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकेंड
यह इकाई 1 के तहत आते हैं और यह किस इकाई के तहत आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के तहत आते हैं। तो यहां पर इसीलिए इसमें कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? स्थिर जुड़ा हुआ है। तो चैप्टर हमारा है वैद्युत विभव तथा धारिता। यहां पर देख पा रहे हैं कि ये कितने नंबर दिखा रहा है? 5 से 6 अंक दिखा रहा है। ये बोर्ड परीक्षा में 5 से 6 नंबर के इस चैप्टर से आते हैं, जिसमें आपको मुख्य बिंदु भी दिया है स्थिर वैद्युत विभव तथा विभवांतर, समविभव पृष्ठ, यहाँ पर दिया है चालक, विद्युत रोधी, परावैद्युत, परावैद्युतांक, संधारित्रों का संयोजन जो 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और क्या? समांतर क्रम। जैसे श्रेणी क्रम समांतर के लिए हो जाता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर ऐसे सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह आपका कौन सा हो जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन का हो जाता है। और दूसरे नंबर पे जो c बराबर आता है c1 प्लस c2 प्लस c3, ऐसे जो फार्मूले आएंगे वह आपके समांतर क्रम संयोजन के होते हैं। तो यह हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है न्यूमेरिकल। परीक्षा में विशेष सलाह दी गई है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन संधारित्रों के संयोजन आधारित सरल आंकिक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है और ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 प्रकार से आती है, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो और जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तो ये परीक्षा में 100% आने वाले दोनों हैं, जिसको हम लोग एक एक करके अपने चैप्टर में जब वैद्युत विभव धारिता वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें अवश्य देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके पूरे चैप्टर में 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको इस परीक्षा में मुख्य बिंदु आपको दिया गया है। वो है पहला अपवाह वेग, जिसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इस अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी बोला जाता है। तो इसका क्या सिद्धांत है यह आपको परीक्षा में दे सकता है। यहाँ पर दिया है ओम का नियम, फिर दिया है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, यानी प्रतिरोधकता की ताप पर क्या निर्भरता होती है, ये भी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है किरचॉफ का नियम, यह और इसके अनुप्रयोग। तो देखिए किरचॉफ का 2 नियम आपको बताया भी जाएगा। पहला जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है उससे हम लोग संधि का नियम भी बोलते हैं। यह किरचॉफ का प्रथम नियम होता है जिसको संधि का नियम भी बोलते हैं। और जो दूसरा आपका है उससे बोलते हैं वोल्टता का नियम, इससे हम लोग बोलते हैं वोल्टता का नियम। तो यह संधि के 2 नियम हैं जिसको प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपको बताए जाएंगे। संधि में का नियम का मतलब ये होता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। और जो वोल्टता का नियम होता है उसमें बारे में बताया जाता है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये कुछ ऐसे किरचॉफ के नियम होते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण दिया गया है व्हीटस्टोन सेतु। यह आपको परीक्षा में प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है। तो यह व्हीटस्टोन सेतु हो गया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने बताया कि किरचॉफ के नियमों पर आधारित लूप का मतलब कि वोल्टता का जो नियम दिया गया है इसे लूप का नियम भी कहते हैं। हल करने वाला न्यूमेरिकल, यानी कि इस पर जो वोल्टता का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम है इस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल दिया है, जो आपको हम जब यह चैप्टर विद्युत धारा का प्रारंभ करेंगे तो उसमें इसके सवालों को अच्छे तरीके से हम लोग हल भी करेंगे और देखेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे भी। तो यह चैप्टर हमारा
6 से 7 नंबर का आता है जो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। यह चैप्टर आप देख रहे हैं कि आपको दिया है कि यह चैप्टर 5 से 6 नंबर का आता है। तो यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें यहाँ पर दिया है बायो सेवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का है एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका। और यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग है जो परिनालिका दिया है। एक और अनुप्रयोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोराइड, इससे बोला जाता है टोराइड, जो ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया है लॉरेंज बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है कि वृत्ताकार होता है कि कुंडलिनी के रूप में होता है, यह पूरे चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सभी टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर जो चैप्टर दिया है अमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना, वोल्ट मीटर को जैसे गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर में चेंज करना, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना, यह आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। देखो यहाँ पर दिया भी है, जो हमने परीक्षा की विशेष सलाह दी गई है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने का सिद्धांत दो समांतर धारावाही चालकों के बीच। तो यहाँ पर दिया है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ये भी बहुत परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि ये कितने नंबर के इस चैप्टर से आएंगे, 5 से 6 नंबर का। आगे हमारा चैप्टर दिया है चैप्टर नंबर 5, जो चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी कि पदार्थ वाला चैप्टर है। यह आपको 3 से 4 नंबर का इसमें देखने को मिल जाता है। यह चैप्टर थोड़ा छोटा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चित्र बना है इससे हम लोग नाल चुंबक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया है क्षण चुंबक के रूप में चुंबकीय द्विध्रुव, भू चुंबकीय अवयव जैसे नमन कोण हो गया, दिक्पात कोण हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। यहाँ पर पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकत्व, ये तो परीक्षा में आना ही आना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तो मान लीजिए कि तीनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा, जो 100% चांस हो जाते हैं। यहाँ पर दिया है विद्युत चुंबक, यानी विद्युत चुंबक कैसे बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक की तुलना, यानी विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक की तुलना। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। देखो हमने जो बताया वही बात यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक सैद्धांतिक अध्याय है प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों के बीच मुख्य अंतर बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह आपने देखा कि जो हमने बात बताई वही परीक्षा की विशेष सलाह में लिखा भी है। तो ये कितने नंबर का आएगा इस चैप्टर से, 3 से 4 नंबर का। तो हमारा कोई चैप्टर बड़ा छोटा नहीं होता, सब हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा अगर लक्ष्य 95 प्लस का है तो हमें यह चैप्टर ये नहीं सोचना है कि ये छोटा चैप्टर है, हमको सभी चैप्टर को लेकर के चलना है। इसके बाद हमारा चैप्टर दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो अध्याय नंबर 6 है। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें आपको 5 से 6 नंबर का इसमें भी पूछता है आपके, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण भी ये भी हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स, परिभाषा, मात्रक, बीमीय सूत्र, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बीमीय सूत्र भी कई बार आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा के फिजिक्स में 7 नंबर का ऑप्शन का भी क्वेश्चन देता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला है। फैराडे के नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ये भी पूछता है। ऑप्शन में ये कई बार देखने को मिला है कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मजा आता है पढ़ने में, इसको हमें तो बहुत मजा आता है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व गुणांक ना, ये देखो अन्योन्य प्रेरण दिया है, अन्योन्य प्रेरण और उसके गति जिसको ईएमएफ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो
मोटिव फोर्स, ये हमारे पास है ईएमएफ। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। देखो हमने यहाँ पर जो बताया है वही परीक्षा में भी दे रहा है। देखो विशेष सलाह में लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसकी व्याख्या करिए। 100 प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व के आंकिक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में अच्छे नंबर से आ जाते हैं। तो दो हम बातें बता रहे हैं वो आपको परीक्षा के विशेष सलाह में लिखा भी है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने नंबर के कम से कम आ सकते हैं? 5 से 6 नंबर के पूछ सकता है। अगला चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग और गर्त के फिगर बने हुए हैं। ये परीक्षा में 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर से प्रश्न देता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी धारा के तैक्षणिक मान, शिखर मान, आरएमएस, चाहे आईआरएमएस हो, वीआरएमएस हो, ये परीक्षा में आपको पूछता है। यहाँ पर दिया है, ये भी कई बार आ जाता है, प्रतिघात हो गया, प्रतिबाधा हो गया, फेज आरेख खींचने के लिए भी परीक्षा में देता है। क्योंकि अगर कोई प्रश्न 5 नंबर का आता है तो वो खंड खंड में आपको 5 नंबर मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज लिख दिया तो सोच रहे हैं कि आप 5 नंबर पा जाएं। वो जैसे आपको प्रश्न दिया है तो उसमें फेज आरेख खींचना है तो उसको भी खींचना पड़ेगा, उस पर भी नंबर निर्धारित होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ एवं अनुनाद दिया गया है। एलसीआर परिपथ है, जान लो कि 100% परीक्षा में आने वाला है। यह आपको इस पर न्यूमेरिकल भी आपको दे ही देता है, यह बहुत बार महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आना ही आना होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। एलसीआर परिपथ का ये ट्रांसफार्मर है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे हम जानते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। यह वाटहीन धारा है, ये भी हम इसको भी पढ़ेंगे। विशेष सलाह में क्या लिखा गया है इस चैप्टर का? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा अनुनादी आवृत्ति का निगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमने बताया ट्रांसफार्मर की दक्षता, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता से जुड़े सवाल भी पूछता है। निर्गत शक्ति, निर्गमन शक्ति, ये सब आएगा आपको पेपर में। किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे? 4 से 5 नंबर का आपका परीक्षा में पूछ सकता है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यह चैप्टर थोड़ा छोटा है, इसीलिए इसके नंबर भी छोटे हैं। यह 2 से 3 नंबर का आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के रूप में बताया गया है कि कैसे संचरित करते हैं तरंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है, विस्थापन धारा की आवश्यकता, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी क्या आवश्यकता है, ये भी पूछता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की अनुप्रस्थ प्रकृति कैसे होती है, ये भी पूछता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम रेडियो से लेकर के गामा तरंगे तक, यह एक चार्ट आएगा, मैं उसमें लिखवा दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा जो आपको याद हो जाएगा एक लाइन में। और आराम से किस का वेदन क्षमता ज़्यादा है, किसका कम है, ये हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर दिया है तरंगों के अनुप्रयोग और आवृत्ति की सीमाएं, ये भी उसी चार्ट में आएगा, दोनों को हम आपको बता देंगे। परीक्षा की विशेष सलाह इसमें क्या लिखा है? छोटा है और सीधा अध्याय है। हमने कहा कि ये छोटा अध्याय है, छोटा नंबर है। तो आपको दिया है कि पराबैंगनी और रक्त सूक्ष्म तरंगे महत्वपूर्ण उपयोग और स्पेक्ट्रम की घटना बढ़ना, तरंग दैर्ध्य, क्रम, ये सब आपको चार्ट में ही बता दूंगा और वही सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि हमारा फिजिक्स 2 पार्ट में बटा होता है, जो एक पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। तो जो पार्ट 1 है उसमें आपके 8 चैप्टर होते हैं, जो हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों तक देख लिए। ये पार्ट 1 हमारे समाप्त हो जाए, इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट स्टार्ट हो जाता है वो पार्ट 2 हो जाता है। तो आइए पार्ट 2 को भी देख लेते हैं कि उसमें भी क्या महत्वपूर्ण है। हाँ, अध्याय 9 आ गया हमारे पास पार्ट 2 का, जिसका नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये भी परीक्षा में देखो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा नंबर का इसी चैप्टर से आता है। 8 से 10 अंक का इस चैप्टर से आपको पूछेगा। अब देखो यहाँ पर चश्मा लगाया है, चश्मा इसलिए बनाया हुआ है कि हमें देखने के लिए नीचे कौन सा लेंस लगता है,
ऊपर कौन सा लेंस लगता है इस चश्मे में, ये भी पूछ देता है। किस फोकस दूरी, किस दोष के लिए किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होती है, ये भी हमारे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके व्यवहारिक उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। गोलीय पृष्ठों द्वारा जो अपवर्तन है, इस पर सवाल सबसे ज्यादा बार आते हैं और सवाल के साथ साथ इस पर प्रूव करने के लिए भी कई बार परीक्षाओं में दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर साथ में दिया है लेंस मेकर का सूत्र, लेंस निर्माताओं का सूत्र, ये भी बहुत बार परीक्षा में आपको पूछा गया है, सवाल भी दिया गया है। आगे दिया है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन एवं विचलन कोण। ये भी जैसे कोई भी प्रिज्म होता है, श्वेत प्रकाश की किरणें आप डालेंगे तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं 7 रंगों में विभक्त होता है और उसका नाम भी आपको जानते होंगे, बिबगियोर के नाम से आपको पता भी होगा कि उसको बिबगियोर के नाम से हम जानते भी हैं, जिसका नाम होता है वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। हाँ, इसमें से हमारा प्रकाशिक यंत्र जो होता है, जो आपको लिखा है खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी हमारे परीक्षा में कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पर दे दिया है अति महत्वपूर्ण चेतावनी, बिना पढ़े हुए इसे आप न जाएं। और लिखा है इस अध्याय में लेंस मेकर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है, लेंस मेकर का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमने बताया खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर दोनों के लिए हमने इंडिकेट किया था आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके कीड़ा कार्य खींचना, उनका अभ्यास अति महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे जरूर देखेंगे। कितने नंबर का? 8 से 10 नंबर का। अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़ा उससे कोई भी 8 से 10 नंबर नहीं था, ये चैप्टर 8 से 10 नंबर का आने वाला है। सोचिए कितना चैप्टर ये महत्वपूर्ण है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। बहुत बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन तभी भी इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद है तरंग प्रकाश की, तरंगों के संचरण की दिया है कि श्रृंग और गर्त के रूप में। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था। यह 4 से 5 नंबर का यह चैप्टर में आपको पूछेगा, जिसमें यहाँ पर लिखा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तरंगाग्र, ये वेव फ्रंट जो आपको दिया गया है, ये भी परीक्षा में कई बार देखने को मिला है। ये सबसे ज़्यादा पूछता है हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत के सिद्धांत पर ये परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों में से एक आएगा, परावर्तन और अपवर्तन में से एक ठे आने वाला है, तो आप इसको दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है प्रकाश का व्यतिकरण और यंग का प्रयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके बाद दिया है विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये भी है। देखो यहाँ पर दिया है परीक्षा की विशेष सलाह कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई जो आपको दिया है W बराबर लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d, इस सूत्र की व्युत्पत्ति और इस पर हाइगेंस के सिद्धांत के नियमों की पुष्टि काफी महत्वपूर्ण है। इस पर सवाल भी कई बार देखने को मिला है, जो आपको कराया भी जाएगा, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने नंबर के इस चैप्टर से आएंगे? 4 से 5 नंबर का आएगा। इसके बाद हमारे पास 11 नंबर चैप्टर नंबर 11 है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी था कि प्रकाश तरंग होती है, कुछ वैज्ञानिक यह कहते थे कि प्रकाश कण भी होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है द्वैत प्रकृति, यानी कि प्रकाश की 2 प्रकृति हो जाती है, ये भी यहाँ पर देता है। तो यह चैप्टर आपको देख पा रहे हैं कि 3 से 4 नंबर का आपको परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में स्पष्ट किया था। तो जैसे हमारा हर्ट्ज थे, लेनार्ड थे, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, यह आपको दे सकता है कि इनके क्या क्या स्पष्टीकरण थे, कि क्या क्या इन्होंने अपने बारे में बताया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। ये तो आना ही आना है, ये तो आप याद ही कर लें। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और आता ही आता ज़्यादातर दिया गया है। इसके बाद दिया है द्रव्य तरंगे और द्वि ब्रोगली संबंध,
ये भी परीक्षा में देखने को मिला है। परीक्षा के समय विशेष सलाह क्या दी गई है इस चैप्टर के लिए? देखो हमने जो बताया वही लिख भी दिया। आइंस्टीन के समीकरण पर आधारित ग्राफ, निरोधी विभव का आंकिक प्रश्न का अभ्यास अवश्य कर लें, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो ये आपको परीक्षा के लिए विशेष सलाह दी जा रही है। इस चैप्टर से हमने बताया कितने नंबर का आएगा, 3 से 4 नंबर का आएगा। तो यह चैप्टर भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है एटम यानी कि परमाणु। इस चैप्टर से हमको 3 से 4 नंबर को इससे भी देखने को मिलेगा। आपको पता है कि परमाणु जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और उन्होंने परमाणु का जो मॉडल दिया था उसके बारे में। बोर के मॉडल से अभिगृहित एवं कक्षा की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन श्रेणी, बामस श्रेणी, पासन श्रेणी, इस तरह 5 श्रेणियाँ आती हैं। आपको देखने को मिलेंगी, 6 श्रेणियाँ होती हैं। तो ऊर्जा स्तर आरेख ये भी आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों, तरंगदैर्ध्य की गणना, बोर का मॉडल, सीमाएं, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये आप जरूर इसको पढ़ लेंगे। तो कितने नंबर का आता है? 3 से 4 अंक का आता है। तो ये भी चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 13 जो दिया है नाभिक, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने नंबर का इस चैप्टर से आते हैं? 3 से 4 अंक का इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा प्रश्न। देख रहे हैं कि इसके मुख्य बिंदु आपको दिए गए हैं क्या क्या। नाभिक की संरचना, उनके आकार, समस्थानिक, संभारिक, ये भी पूछा जाता है। आइसोटोप्स, आइसोबार, ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और द्रव्यमान क्षति, इस पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और इसके ग्राफ, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये तो बिल्कुल पढ़े हैं। इस पर तो 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ रहा है जी। तो आप इसको तो देख ही के जाएं। देखो परीक्षा में विशेष सलाह भी दे दिया है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का वक्र जो यहाँ पर हमने देखा, जो हमने बताया, देखिए नाभिकीय संलयन और विखंडन, इनके सिद्धांतों के अंतर पर भी ध्यान समझे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल पढ़ के जाएं। तो कितने नंबर का चैप्टर से था? 3 से 4 नंबर का। अब हमारा लास्ट चैप्टर आ गया है, अंतिम अध्याय जो 14वां चैप्टर है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहली टॉपिक इसमें मुख्य क्या होगी? ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, निज वाय अर्धचालक, एन टाइप, पी टाइप, ये भी आपसे पूछेगा। इसको तो आप एकदम 100% रट के जाएं, एकदम पढ़ के जाएं अच्छे तरीके से। पीएन संधि डायोड, इसका निर्माण कैसे होगा, कार्यप्रणाली कैसे होगा, अग्र पक्ष, अग्र अभिनत, पक्ष अभिनत, ये क्या होते हैं, ये भी जरूर इसको पढ़ना है। डायोड अर्ध तरंग के रूप में, पूर्ण तरंग के रूप में, ये भी परीक्षा में 100% आने वाला क्वेश्चन है। इसको भी आप पढ़ के जाएं अच्छे तरीके से। परीक्षा की विशेष सलाह दी गई है कि हमारा परीक्षा की विशेष सलाह यही है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में परिपथ का नामांकित आरेख एवं क्रिया विधि परीक्षा में निरंतर 5 अंकों के पूछे जाते हैं। 6 से 7 अंकों में 5 अंक के तो यही पीएन संधि डायोड ही आ जाता है, जो हमने कई बार देखा है परीक्षाओं में। तो यह हमारे रहा 14वां चैप्टर। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी अध्याय का दिया गया स्थिर वैद्युत की जो पहला और चैप्टर, दूसरा चैप्टर जैसे हमने बताया विद्युत धारा का तीसरा अध्याय, ये अति महत्वपूर्ण है, जो 13 से 15 अंक का आ सकता है। यानी कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, इन तीनों चैप्टरों से मिला करके आपके 13 से 15 अंक पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखा है अति महत्वपूर्ण है।
तो सोच सकते हैं कि ये दो, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद गतिमान आवेश, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यह जो चैप्टर 4 से लेकर के यानी चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर। इससे कितने नंबर के आएंगे? 20 से 22 अंक आएंगे। और इसको किस श्रेणी में डाला हुआ है? मध्यम श्रेणी की में डाला हुआ है कि इससे मध्यम नंबर के आ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना सबको है। ऐसा नहीं कि ये 13 से 15 तो अति महत्वपूर्ण है, इसमें नंबर बढ़ भी जाएंगे, इसमें थोड़ा सा आसपास कम भी हो सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो हमने आपको बताया था 9वां चैप्टर, यानी कि प्रकाश किरण और प्रकाशिक यंत्र और प्रकाश तरंग वाला जो चैप्टर है 9वां और 10वां, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 12 से 15 अंक के पूछे जाते हैं और यहाँ पर लिखा भी अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आधुनिक भौतिकी, जहाँ से प्रकाश वैद्युत प्रभाव का निगमन हुआ, उद्घाटन हुआ, वहाँ से जो 11 चैप्टर 11, 12, 13 और चैप्टर नंबर 14, ये जो 4 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मध्यम की श्रेणी में डाला हुआ है। तो ये आपको भी इसको भी पढ़ना अच्छे तरीके से सभी चैप्टर। तो इनको आप जो परमाणु हमने बताया, नाभिक वाला चैप्टर बताया, इसको केमिस्ट्री में भी आप देख लेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे, तो काफ़ी अच्छा आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ करके हमारे कितने अंक बन जाते हैं? 70 अंक बन जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है सफलता की राह। अब हमको 70 में 70 लाने के लिए कितना अच्छे तरीके से मेहनत करना है, यह आपको खुद तय करना पड़ेगा। तो देखिए, ये 70 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए, 70 नंबर जब आप पाएंगे, में आपको इसको लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये भी सभी चैप्टर आपको जो दिया गया था, कौन अति महत्वपूर्ण, मध्यम, अति महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई, जो सफलता की राह आपको दिखाएगी। तो एक एक करके हमने आपको चैप्टर सभी बताए, कौन चैप्टर अति महत्वपूर्ण, कौन महत्वपूर्ण है। तो यह आपने सिलेबस के बारे में जानकारी को देख लिया, सभी 14 चैप्टर के। अब हम कल से ही आपके एक एक चैप्टर को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो इकाई फर्स्ट के स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग हम लोग के हैप्पी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय राम।